नमस्कार दोस्तों, मैं अमन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन हब पे। आज है 4 जनवरी और चलिए जानते हैं 4 जनवरी से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट। तो सबसे पहले आज के इतिहास में कुछ इंपॉर्टेंट वो अपडेट जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर है कि आज ही के दिन यानी कि 4 जनवरी के दिन नई दिल्ली में इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिमिनोलॉजी एंड फॉरेंसिक साइंस का उद्घाटन 1972 में हुआ था। और साथ ही साथ आज ही के दिन ब्रेल लिपि के आविष्कारक लुई ब्रेल का जन्म आज ही के दिन 1809 में फ्रांस में हुआ था। ठीक है, तो आज ही के दिन फ्रांस में लुई ब्रेल का जन्म हुआ था और जिसके कारण प्रत्येक वर्ष 4 जनवरी को हम लोग ब्रेल लिपि दिवस या विश्व ब्रेल दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ये आज के इतिहास के वो टॉपिक रहे जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिमिनोलॉजी एंड फॉरेंसिक साइंस का उद्घाटन कब और कहाँ पे हुआ था। तो 1972 में नई दिल्ली में 4 जनवरी को। तो आज के अगर दिवस के बारे में बात किया जाए तो जैसा कि मैंने बताया कि आज ही के दिन यानी 4 जनवरी 1809 में लुई ब्रेल का जन्म हुआ था फ्रांस में। और ब्रेल लिपि बेसिक तौर पे नेत्रहीन व्यक्तियों के लिए पढ़ने के लिए होता है, तो उसके आविष्कार लुई ब्रेल ने किया था। और इनके सम्मान में, ठीक है, इनके सम्मान में 6 नवंबर 2018 को ये घोषणा किया गया था कि प्रत्येक वर्ष ब्रेल के सम्मान में, लुई ब्रेल के सम्मान में हम लोग, ठीक है, विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी को मनाएंगे जिस दिन इनका जन्म हुआ था। तो इसकी शुरुआत कब घोषणा किया गया था 2018 में, और पहली बार यह दिवस मनाया कब गया 2019 में। ठीक है, 2019 से यह मनाए जाने की शुरुआत हुई। अगर लुई ब्रेल की बात की जाए तो इनकी मृत्यु 6 जनवरी 1852 में, ठीक है, 6 जनवरी 1852 में इनकी मृत्यु फ्रांस में ही हो गई थी। ठीक है, तो ओवरऑल की अगर बातें करें हम तो लुई ब्रेल का जन्म कब हुआ था 4 जनवरी 1809 फ्रांस में, और इनकी मृत्यु कब हुई 6 जनवरी 1852 में फ्रांस में। 6 नवंबर 2018 को यह घोषणा किया गया कि प्रत्येक वर्ष 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस के रूप में मनाया जाए क्योंकि इसी दिन लुई ब्रेल का जन्म हुआ था। तो यहाँ पर इसे पहली बार मनाया कब गया था 2019 में। तो आज है 4 जनवरी और आज मनाया जा रहा है विश्व ब्रेल दिवस। अब बढ़ते हैं आज के करेंट अफेयर्स की तरफ। तो आज का पहला करेंट अफेयर्स है कि आरबीआई द्वारा जारी डोमेस्टिक सिस्टमिकली इम्पोर्टेंट बैंक की लिस्ट में निम्न में से कौन सी बैंक शामिल नहीं है। ऑप्शन ए आईसीआईसीआई, ऑप्शन बी पीएनबी, ऑप्शन सी है एसबीआई और ऑप्शन डी है एचडीएफसी। तो जानते हैं यहाँ पर कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने हाल ही में डोमेस्टिक सिस्टमिकली इम्पोर्टेंस बैंक की लिस्ट जारी की है जिसमें भारत के 3 महत्वपूर्ण बैंकों को शामिल किया गया है, जिसमें एसबीआई, आईसीआईसीआई और एचडीएफसी को शामिल किया गया है। एसबीआई को ऐसे बैंक के रूप में माना जाता है जो टू बिग टू फेल है। 2015-2016 में आरबीआई ने एसबीआई और आईसीआईसी बैंक को डीएसआईबी यानी कि डोमेस्टिक सिस्टमिकली इम्पोर्टेंस बैंक की लिस्ट में शामिल किया था। इसके बाद 31 मार्च 2017 तक आरबीआई ने एचडीएफसी को इस लिस्ट में जोड़ दिया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि डोमेस्टिक, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है डीएसआईबी। डीएसआईबी में वर्तमान समय में कितने बैंकों को आरबीआई के द्वारा शामिल किया गया है? तो 3 बैंकों को शामिल किया गया है। कौन कौन से बैंक है? आईसीआईसीआई, एसबीआई और एचडीएफसी। ये 3 बैंक, ठीक है, डी सी एसबीआई एसआईबी में शामिल हैं, जिसका पूरा नाम क्या होता है? डोमेस्टिक सिस्टमिकली इम्पोर्टेंस बैंक। ठीक है, तो यहाँ पूछा गया है कि इस लिस्ट में कौन शामिल नहीं है, तो आपका सही ऑप्शन होता है यहाँ पर बी, पीएनबी। पीएनबी इस लिस्ट में शामिल नहीं है। अब थोड़ा सा यहाँ पे आरबीआई के बारे में जान लेते हैं। तो आई थिंक आपने पता होगा कि आरबीआई की स्थापना, ठीक है, 1 अप्रैल 1935 को की गई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है एचक्यू, ये मुंबई में स्थित है। और वर्तमान समय में इसके जो गवर्नर हैं 25वें क्रम के, वो हैं शक्तिकांत दास हैं। ठीक है, तो ये आपके आरबीआई के बारे में हो गया कि आरबीआई ने डीएसआईबी लिस्ट जारी किया जिसमें 3 बैंकों को शामिल किया गया, आईसीआईसीआई, एसबीआई और एचडीएफसी बैंक को शामिल इसने किया है।
अगला क्वेश्चन है, प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड की घोषणा कर दी गई है। इस बार यह अवार्ड कितने लोगों को दिया जाएगा? ऑप्शन ए है आपका 12, ऑप्शन बी है 20, ऑप्शन सी है 25 और ऑप्शन डी है 27। तो जानते हैं यहाँ पर कि प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड की घोषणा कर दी गई है। इस बार यह अवार्ड 27 प्रवासी भारतीयों को दिया जाएगा। प्रवासी भारतीय को दिया जाने वाला यह सर्वोच्च सम्मान है। यह अवार्ड 8 से 10 जनवरी के मध्य इंदौर में आयोजित होने वाले प्रवासी भारतीय दिवस के सम्मेलन के दौरान दिया जाएगा। यह अवार्ड विभिन्न देशों में रह रहे प्रवासी भारतीयों को उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया जाता है। इस अवार्ड को जूरी पैनल की अध्यक्षता भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किया। तो यहाँ पूछा गया है प्रवासी भारतीय सम्मान, तो जैसा आपने पता है कि 9 जनवरी को हम लोग प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं, प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। और इस बार का जो प्रवासी भारतीय दिवस है उसका आयोजन किया जाएगा इंदौर में। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा कि प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन इस बार कहाँ पे किया जाएगा? इंदौर में। और इसका समय क्या है? 8 से 10 जनवरी। और इसी दौरान 27 प्रवासी भारतीयों को प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड दिया जाएगा। ठीक है, और इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? तो वर्तमान समय में भारत के उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है और इस बार 2023 में इसका आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? इंदौर, मध्य प्रदेश में। और इसका समय क्या है? 8 से 10 जनवरी। और इसी दौरान 27 प्रवासी भारतीयों को प्रवासी भारतीय सम्मान दिया जाएगा। अगला है, प्रधानमंत्री मोदी ने 108वीं इंडियन साइंस कांग्रेस का उद्घाटन किया। इसका आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो ऑप्शन ए है अहमदाबाद, ऑप्शन बी है लखनऊ, ऑप्शन सी है नागपुर और ऑप्शन डी है पटना। तो यहाँ पर जानते हैं हम लोग कि प्रधानमंत्री मोदी ने नागपुर में 108वीं साइंस कांग्रेस का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन किया। इस बार का थीम महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी है। इस बार का जो आपका 108वीं इंडियन साइंस कांग्रेस का उद्घाटन है कहाँ पे किया गया रहा है? नागपुर में प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया। और इसमें थीम इंपॉर्टेंट है, थीम पूछा जाता है तो थीम क्या है? महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी है। और इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का वैज्ञानिक समुदाय अगले 25 वर्षों में भारत जिन ऊंचाइयों तक पहुंचा है उसे हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इस बार इस सम्मेलन के दौरान एक अनूठी पहल बाल विज्ञान कांग्रेस का भी आयोजन किया जाएगा। तो यहाँ से अगर पूछा जाए कि बाल विकास कांग्रेस का आयोजन किस इंडियन साइंस कांग्रेस के तहत किया गया, तो 108वीं, और इसका भी उद्घाटन कहाँ पे होगा? नागपुर में भी होगा। तो आपसे दो चीज़ें हैं कि आपसे जो पूछा जाता है ये सीक्वेंस देके पूछा जाता है कि 108वीं या 107वीं इंडियन साइंस कांग्रेस का उद्घाटन। तो आपका इस बार करंट अफेयर्स में जो 2023 में है वो आपका है, पूछा जाएगा कि 108वीं इंडियन साइंस कांग्रेस का उद्घाटन कहाँ पे किया जाएगा या किया गया? तो नागपुर में। अगला क्वेश्चन है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने वोटरों को जागरूक करने के लिए किसे बिहार स्टेट का आइकॉन नियुक्त किया है? ऑप्शन ए शत्रुघ्न सिन्हा, ऑप्शन बी है मनोज वाजपेयी, ऑप्शन सी है मैथिली ठाकुर और ऑप्शन डी है पवन सिंह। तो जानते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बिहार की लोक गायिका मैथिली ठाकुर को बिहार राज्य का स्टेट आइकॉन नियुक्त किया है। वह आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में मतदाताओं को जागरूक करेंगी। मैथिली ठाकुर ने मैथिली, हिंदी और भोजपुरी में पारंपरिक लोकगीतों का गायन किया है। इससे पहले निर्वाचन आयोग ने उन्हें मधुबनी जिले का ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। मैथिली को 2021 के लिए बिहार के लोक संगीत में उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी के उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। अब यहाँ पूछा गया है कि इलेक्शन कमीशन ने बिहार में वोटरों को जागरूक करने के लिए किसे स्टेट आइकॉन नियुक्त किया है? तो मैथिली ठाकुर को। जैसा कि बताया कि मैथिली ठाकुर एक पारंपरिक लोक गायिका हैं। तो यहाँ पे अब थोड़ा सा बिहार राज्य के बारे में जान लेते हैं। तो बिहार राज्य का अगर आपसे गठन पूछे तो बिहार राज्य का गठन किया गया था 22 मार्च 1912 को। और इसको राज्य का ऑफिशियल जो दर्जा मिला था, ठीक है, ये मिला था 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को इसे राज्य का दर्जा मिला। वर्तमान समय में इसके जो राज्यपाल हैं वो हैं फागू चौहान, और जो सीएम है, ठीक है, वह है नीतीश कुमार,
और डिप्टी सीएम है तेजस्वी यादव। और आपने पता है कि बिहार का जो सदन है वह द्विसदनात्मक है, तो यहाँ पर विधानसभा, विधान 20 लिख लेते हैं। विधानसभा में कुल सीटों की संख्या है 243 और विधान परिषद में कुल सीटों की संख्या है यहाँ पर 75 और लोकसभा में यहाँ पर सीटों की संख्या है 40 और राज्यसभा में यहाँ पर सीटों की संख्या है 16। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक जानकारियाँ बिहार के बारे में होंगी। इसका गठन 22 मार्च 1912 को हुआ था और इसे राज्य का दर्जा ऑफिशियल तौर पे 26 जनवरी 1950 को मिला। वर्तमान समय में इसके राज्यपाल फागू चौहान है और यहाँ के जो सीएम है नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम है तेजस्वी यादव। विधानसभा में इसकी कुल सीटों की संख्या है 243, विधान परिषद में है 75, लोकसभा में सीटों की संख्या है 40 और राज्यसभा में सीटों की संख्या है 16। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक भारत में पहली महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फूले की जयंती कब मनाई जाती है? ऑप्शन ए 31 दिसंबर, ऑप्शन बी है 4 जनवरी, ऑप्शन सी है 1 जनवरी और ऑप्शन डी है 3 जनवरी। तो यहाँ पर हमने कल ही आपको बताया था कि भारत की पहली महिला शिक्षिका के रूप में जाना जाता है आपके सावित्रीबाई फूले को। ठीक है, सावित्रीबाई फूले को भारत की पहली महिला शिक्षिका के रूप में जाना जाता है और इनका जन्म हुआ था 3 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव नायगांव में। उनका पूरा जीवन भारत में महिलाओं के अधिकारों के प्रकाश के स्तंभ के रूप में मनाया जाता है। उनका पूरा जीवन महिलाओं के अधिकारों के दिलाने और उनके सशक्तिकरण में बीता। वर्ष 1840 में उन्हें 9 साल की उम्र में ज्योतिबा राव फूले से इनकी शादी हुई थी। तो इनके पति का नाम क्या था? ज्योतिबा राव फूले, जो कि खुद एक समाज सुधारक थे और ब्राह्मणवाद के घोर विरोधी थे। और यहाँ पर इनकी शादी हुई थी उनसे और इन्हें पहली महिला शिक्षिका के रूप में जानता है। इनका जन्म कब हुआ था? 1831 में। और किस राज्य में? महाराष्ट्र में। तो इनकी जयंती, ठीक है, 3 जनवरी को मनाई जाती है। अगला है आपका कि कौन सा राज्य दुनिया के सबसे बड़े ओपन एयर थिएटर धनु यात्रा उत्सव का आयोजन करता है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी है ओडिशा, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल और ऑप्शन डी है केरल। तो जानते हैं यहाँ पर कि दुनिया के सबसे बड़े ओपन एयर थिएटर के रूप में जानी जाने वाली धनु यात्रा कार्यक्रम पश्चिम ओडिशा के बरगढ़ शहर में शुरू हुआ। 1947 से 1948 में देश की आज़ादी के जश्न के हिस्से के रूप में बरगढ़ में धनु यात्रा शुरू हुई थी। धनु यात्रा कार्यक्रम वार्षिक रूप से मनाया जाता है। पारंपरिक कला रूपों में भगवान कृष्ण से संबंधित प्रसंगों को दर्शाया जाता है। तो यहाँ पूछा जाए कि धनु यात्रा किस राज्य में? तो ओडिशा में। और इसमें किस भगवान को दर्शाया जाता है? तो भगवान कृष्ण को दर्शाया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे बात आई है ओडिशा की कि धनुगढ़ यात्रा जो है किस या उत्सव किस राज्य में? ओडिशा में मनाया जाता है। तो ओडिशा से संबंधित कुछ चीज़ों के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो यहाँ पर है आपका कि वर्तमान समय में सबसे पहले इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ओडिशा की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1936 को। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1936 को हुई थी। यहाँ के जो सीएम है, मुख्यमंत्री हैं, वो है नवीन पटनायक और यहाँ के जो गवर्नर है, राज्यपाल हैं, उनका नाम है गणेशी लाल। और यहाँ का जो सदन है एक सदनात्मक है। तो केवल हम विधानसभा के बारे में जानेंगे। यहाँ पे विधानसभा के सीटों की संख्या है 147, लोकसभा के सीटों की संख्या है यहाँ पर 21 और राज्यसभा की सीटों की संख्या है 10। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि धनु यात्रा उत्सव किस राज्य में? तो ओडिशा राज्य में। ये किस भगवान से संबंधित है? तो कृष्ण से संबंधित है। ठीक है, अब यहाँ पे ओडिशा राज्य की इसकी स्थापना कब हुई? तो 1 अप्रैल को उत्कल दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। ठीक है, क्यों उत्कल तट वहाँ पर है, तो ओडिशा उत्कल दिवस या ओडिशा दिवस 1 अप्रैल 1936 को इसकी स्थापना हुई थी। सीएम नवीन पटनायक हैं, यहाँ के गवर्नर हैं गणेशी लाल। विधानसभा की सीटों की संख्या 147 है, लोकसभा की सीटों की संख्या 21 है और राज्यसभा की सीटों की संख्या है 10। तो ये आपकी जानकारी रही ओडिशा के बारे में। अगला है वर्ष 2023 के पहले 6 महीनों के लिए किस देश ने यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता संभाली है? ऑप्शन ए है फिनलैंड, ऑप्शन बी है जर्मनी, ऑप्शन सी इटली और ऑप्शन डी है स्वीडन। तो जानते हैं स्वीडन ने 1 जनवरी 2023 को वर्ष के पहले 6 महीनों के लिए यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता ग्रहण की है।
चेक गणराज्य ने 2022 की दूसरी छमाही में परिषद का नेतृत्व किया था। स्वीडन तीसरी बार परिषद की अध्यक्षता ग्रहण कर रहा है। यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता यूरोपीय संघ के सदस्य देशों के बीच हर 6 महीने में बदलती रहती है। तो यहाँ पूछा गया है कि यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता 1 जनवरी को किसने संभाली है, तो आपका सही ऑप्शन होता है डी, स्वीडन। अब यहाँ पे थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं स्वीडन का। तो यह जो स्थित है महाद्वीप की अगर बात की जाए तो यह यूरोप महाद्वीप में स्थित है। और यहाँ की मुद्रा की अगर बात की जाए तो मुद्रा का नाम है स्वीडिश क्रोना। स्वीडिश क्रोना स्वीडन की मुद्रा का नाम है। और इसके अगर राजधानी की बात की जाए स्वीडिश के या स्वीडन के, तो इसकी राजधानी का नाम है स्टॉकहोम। हालांकि चर्चा का विषय कि यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता किसने संभाली है, तो स्वीडन ने संभाली है। और यह किस महाद्वीप में आता है, तो यूरोप महाद्वीप में। इसका मुद्रा का नाम क्या है, स्वीडिश क्रोना, और इसकी राजधानी का नाम है क्या है, स्टॉकहोम। तो दोस्तों ये रहे आज के करंट अफेयर्स। अब समय है कल के पूछे गए क्वेश्चन का आंसर देने का। तो कल आपसे पूछा गया था कि एनआरडीसी यानी कि नेशनल राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम यानी कि नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कमीशन की स्थापना कब हुई थी, तो 1953 में इसकी स्थापना हुई थी। और जैसा मैंने बताया कि इसका हेडक्वार्टर स्थित है पुणे में। तो जिन्होंने भी सही उत्तर दिया उनके लिए बधाई। अब समय आज के क्वेश्चन का। तो आज का क्वेश्चन है कि वर्ष 2023 में प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किस शहर में होगा। ठीक है, 2023 में प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किस शहर में होगा। आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।